गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये आपका चल रहा है साइंस का पार्ट चल रहा है और यहाँ पे हो रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट नंबर 3 होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे आज कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट हो जाएगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। लिमिटेशन। और सेकंड टॉपिक हो जाएगा आपका मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आज का हम लोग का दो टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का लिमिटेशन और यहाँ पर मैंडलिव का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हो जाएगा अचीवमेंट ऑफ मैंडलिव और लिमिटेशन ऑफ मैंडलिव। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इनका जो स्टेटमेंट था वो बाद में गलत हुआ था, एट प्रेजेंट टाइम पे वो गलत नहीं था अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन में उनका वो चीज़ गलत नहीं था, लेकिन फिर बाद में वहाँ पे उनका कुछ लिमिटेशन निकल गया था। तो यहाँ पे आज हम लोग देख लेंगे आपका लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और दूसरा हो जाएगा मैंडलिव पीरियोडिक टेबल। और जो नेक्स्ट वीडियो का हम बात कर रहे थे अभी, तो वो हो जाएगा आपका लिमिटेशन ऑफ मैंडलिव पीरियोडिक टेबल और साथ में अचीवमेंट ऑफ मैंडलिव पीरियोडिक टेबल। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सेशन में भी आएँ तो आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिएगा और आप मेरे मैथ के भी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में आप क्या कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कीजिए, ऐड होइए, क्योंकि वहाँ पर मैथ का देखिएगा तो मैथ का हम यहाँ पर अब तक जो है पॉलिनोमियल्स का जितना भी कॉन्सेप्ट का पार्ट था वो क्लियर हो गया। अब सिर्फ क्वेश्चन बचा हुआ है और क्वेश्चन का मैं आधार कैसे बना रहा हूँ कि जैसे मैं आपको आरएस अखबार में क्वेश्चन बनाने को लिए दे दिया। ठीक है, 15 क्वेश्चन बनाने दिया हूँ, तो आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे क्वेश्चन का डिटेल मंगाते हैं, किस स्टूडेंट से कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, और उसके बाद जो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बच्चों लोग को, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में दे देंगे। ठीक है, तो आप सोचिएगा कि सिर्फ हम चैनल को ज्वाइन कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए सफिशिएंट है मैथ के लिए, तो नहीं, उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आपसे बन गया है अच्छी बात है, जो नहीं बना है तो वहाँ पर हम डिटेल लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक जो आज तक का जो मेरा वीडियो है मैथ के लिए, तो वो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल्स का वो क्लियर हो गया है। अब शुरू हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, जितना भी वहाँ पे क्वेश्चन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, जल्दी से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो आज के टॉपिक में जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे देखिएगा, हम आपको कल बोले थे कि लिमिटेशन के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे जो लिमिटेशन होगा आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का, तो उसके बारे में हम आपका नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं लिमिटेशन के बारे में। तो यहाँ पे एक्चुअली देखिएगा तो लिमिटेशन तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स वहाँ पर जो था कि हाँ ठीक है सटीक बैठ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है कि जो बहुत गलत था। अभी के समय से तुलना किया जा रहा है तो अभी देखा गया कि उसमें बहुत सारा पॉइंट्स में मिस्टेक था, और प्लस कहीं कहीं पे ये देखा गया है किसी किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि एक स्लॉट में दिया गया है उससे मैच ही नहीं कर रहा था, और कुछ ऐसा था कि जिसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सब पॉइंट को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग से आपको पता चले जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली पॉइंट यहाँ पे बहुत सारा है। तो देखिएगा, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है 20 है। ठीक है, तो ये जो आपका लॉ जो है वो सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक जाता है, दैट मीन्स कैल्शियम तक।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो बोले थे लॉ ऑफ ऑक्टेव, मतलब हर 8वां एलिमेंट जो है फर्स्ट के तरह केमिकल प्रॉपर्टीज का होगा, मतलब यहाँ पे जो उसका प्रॉपर्टीज है वो उसके जैसा मैच करेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम के बाद अगर ध्यान दीजिएगा तो वहां से आपका शुरू हो जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, और डी ब्लॉक जो बीच में है वो आपका 10 ग्रुप लिए हुए है, ठीक है। उसके बाद 6 ग्रुप आपका लिए हुए है पी ब्लॉक, ठीक है। तो 10 6 16 हो गया, तो बीच में 8 कैसे रिपीट होगा? तो ये इनका लॉ जो है 20 के बाद फेल हो जाता है, ठीक है। तो इनका जो लॉ है वो कैल्शियम तक वैलिड है। कैल्शियम के बाद आपका डी ब्लॉक आता है, वहां पर से 8 काउंट कीजिएगा तो डी ब्लॉक में ही रह जाएगा, तो उसका प्रॉपर्टीज और जो हम लोग पहले लिए थे एटम उससे मैच नहीं कर रहा था। As after every 8 element did not possess property similar to that of the first। रीजन यही था कि वहां पे डी ब्लॉक आने के कारण क्या हुआ, 10 एलिमेंट डी ब्लॉक का, उसके बाद 6 एलिमेंट आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का, उसके बाद एस में आएंगे। अगर मान लीजिए एस से स्टार्ट हम लोग मान लीजिए कैल्शियम के पहले आपका है पोटाशियम, पोटाशियम के बाद 8वां अगर काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा वहां पे फेरस, ठीक है। तो क्या फेरस का प्रॉपर्टी जो है वो पोटासियम से मैच करेगा? नहीं, मैच नहीं कर रहा था। तो इनका जो लॉ है सिर्फ 20 तक है कैल्शियम तक, उसके बाद ये फेल्यूर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, इट वाज, जो इनका सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया था, ये जो मिस्टेक है सबसे बड़ा इनका मिस्टेक था। इस मिस्टेक को सीधा बोलिए तो पूरे फेल्यूर पॉइंट है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन इनका यहाँ पर हो गया। इट वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड, न्यूलैंड के द्वारा एज्यूम किया गया था that only 56 elements existed in nature। उस समय तक 56 एलिमेंट का खोज किया गया था, तो वो उस समय वो एज्यूम कर लिए और ये बोल भी दिए कि जो 56 एलिमेंट है बस वही आपका नेचर में मिलने वाला है, एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भविष्य में कोई भी एलिमेंट का खोज नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक था इनका। क्योंकि उसके बाद अब तक बढ़ते हुए 118 एलिमेंट का खोज हुआ है और अभी भी वो ग्रो कर रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, ग्रो करेगा, आगे एलिमेंट का खोज होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिएगा, तो इनका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है इसी पॉइंट में है कि वो बोल दिए कि 56 एलिमेंट का खोज हुआ है और यही रहेगा, इसके फ्यूचर में कोई और एलिमेंट इसमें ऐड होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट देखिए, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर, बट कुछ समय के बाद ही आपका कुछ एलिमेंट्स का खोज हुआ, ठीक है, हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू लॉ ऑफ ऑक्टेव, लेकिन जो उसका प्रॉपर्टीज था दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो ऑक्टेव में फिट नहीं कर रहा था, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का खोज हुआ और उसके बाद आपका कुछ पी ब्लॉक का खोज हुआ, तो वो आपका वहां पे फिट नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो आपके पहले वाले एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है। सिंपल सा यहां बोल सकते हैं कि जो एस ब्लॉक का अभी आपका जो टेबल है उसको देखिए ध्यान से, तो एस ब्लॉक का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपका डी ब्लॉक से मैच नहीं करेगा, और डी ब्लॉक का है जो एस और पी से मैच नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट हिज टेबल, वो एलिमेंट्स को, मतलब यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं, वो एलिमेंट जिसको बोल रहे हैं वो एटम है, तो वो एटम को उस टेबल में फिट करने के लिए न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। वो क्या चीज किए थे, 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट में डाल दिए थे, ठीक है। आप देखिए जो भी हम आपको लिखाए हैं वहां पर देखिएगा, तो आपका कोबाल्ट और निकेल एक ही स्लॉट में है, ठीक है। कोबाल्ट और निकेल क्या है आपका एक ही स्लॉट में दिया गया है। और यहां पे दूसरा देखिएगा जो कि सेम स्लॉट में है, सीरियम हो गया और लैंथेनियम हो गया, ठीक है। यहां पे लैंथेनियम का अभी के टेबल में देखिएगा तो एटॉमिक नंबर 57 है और सीरियम का हो जाएगा 58, ठीक है। तो वो अपने टेबल में फिट करने के लिए 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिए थे, जो कि ऐसा संभव नहीं होता है। बट ऑल्सो एडजस्ट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट्स। सेम नोट्स बोलने का मतलब क्या चीज, कि आपका एक ही लाइन में वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को फिट कर दिए थे, अनलाइक एलिमेंट, ठीक है। तो वहां पर एक ही स्लॉट में देखिएगा तो डिफरेंट एलिमेंट, पहला ही स्लॉट देखिएगा वहां पे आपका था हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकेल और उसके बाद ब्रोमीन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि
अनलाइक एलिमेंट को सेम स्लॉट में डाल दिए थे, जो कि उनका क्या था, डिसएडवांटेज था, लिमिटेशन हो गया, ये कमी था उनका। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, कोबाल्ट एंड निकेल्स आर इन द सेम स्लॉट, ठीक है, एंड आर पोजिशन्ड विथ द सेम कॉलम विथ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। कोबाल्ट और निकेल जो है वो मेटल है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ग्रुप डी में अभी प्रेजेंट है, और उसको फिट कर दिया गया है हैलोजन के साथ, हैलोजन ग्रुप जो कि आपका नॉन मेटल का पार्ट है। तो यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल जो है वो आपका मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, और उसको फिट कर दिया गया है, सेम कॉलम में डाला गया है क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन के साथ, ठीक है, पोजिशनिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दिस एलिमेंट। वहां पे देखिएगा पॉजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द दिस एलिमेंट। वहां पे कोबाल्ट और निकेल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कभी भी आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से मैच नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी सेम स्लॉट में डाला गया है, सेम कॉलम में डाला गया, तो ये उनका लिमिटेशन था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, आयरन पॉजेस सिमिलर प्रॉपर्टीज एज कोबाल्ट। देखिए यहाँ पे CO लिखे हैं तो ये कोबाल्ट है, ठीक है, क्योंकि हर जगह हम आपका फुल नाम लिख रहे थे, यहाँ पे इसका सैंपल के रूप में लिखे हैं, ठीक है, ये कोबाल्ट है और ये निकेल है, तो यहाँ पर इसको हम ग्रीन कलर से घेर देते हैं, निकेल हो गया और ये आपका कोबाल्ट हो गया, ठीक है। आयरन पॉजेस सिमिलर प्रॉपर्टीज एज कोबाल्ट एंड निकेल इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे लास्ट का जो आपका जो यहाँ पे कॉलम बनाया गया, जिसमें आपका था ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद आपका था वहां पे फेरस था, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। तो आयरन जो है आपका उसमें सबसे लास्ट में था, और यहाँ पे आपका जो आयरन का प्रॉपर्टीज है कोबाल्ट से मिलता है और निकेल से मिलता है। उसके बाद भी दोनों सेम स्लॉट में या सेम कॉलम में नहीं था, दोनों एक दूसरे से अलग था, तो ये इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन था। और फाइनली एक पॉइंट और कहा गया है कि इनका लॉ जो है अभी भी क्यू प्रोसेस में है, ठीक है, ये अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, तो क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं कि कहां कहां पर मिस्टेक हुआ और कहां कहां से इसको इंप्रूव करके आज का मॉडर्न पीरियड टेबल पहुंच गया हम लोग के पास। तो ये जो इनका लॉ है वो कहां तक वैलिड है, इस पे भी बात आता है। 10 फाइनली पहुंच रहे हैं हम लोग, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कैन बी ओबेड वेल बाय द लाइटर एलिमेंट्स ओनली। और ये जो हल्का एलिमेंट होता है, दैट मीन्स आपका हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, वहां तक हम लोग लाइट वेट एलिमेंट्स बोलते हैं, तो वहां तक ये वैलिड है। उसके बाद आपका ये जो लॉ है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये था इनका कुछ आपका लिमिटेशन, और कुछ ऐसा लिमिटेशन जो था जिसको हम लोग कहीं से भी सही नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ जो ऐसा है कि उस समय के अनुसार वो बोल दिए थे, ठीक है, उस समय के अनुसार बोले थे। एक्चुअली उस समय उतना एडवांस लेवल नहीं था साइंस का, तो वो उस अकॉर्डिंग पर वो अपना प्रिंसिपल बना दिए थे, ठीक है। तो आज भी ये प्रिंसिपल जो है वो आपका कैल्शियम तक वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा जो हम लोग का सेकंड टॉपिक का स्टार्ट होगा वो होगा मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये टेबल का फॉर्मेशन किस लिए हुआ था, क्योंकि वहां पे जो न्यूलैंड का जो टेबल था वो फेल्यूर होने जा रहा था। वो जो टेबल का फॉर्मेशन किए थे वो उनका टेबल फेल हो गया था, वहां पे बहुत सारा कमी देखने को मिला। एक्चुअली वो भी देखिएगा तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे था और केमिकल प्रॉपर्टीज कहा गया था, एक्चुअली में वहां पे वो फॉलो भी नहीं हुआ था सही तरीके से। तो उसके बाद आपका मैंडलिफ जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बोल दिए वहां पर कि एटॉमिक मास है और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन भी दिखाकर वो एक टेबल का फॉर्मेशन किए थे। तो इनका हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन 1869 Mendeleev arranged on the basis of their fundamental properties like atomic mass and also on the similarity of chemical properties। तो यहाँ पे ये आपका जो है जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इनके अकॉर्डिंग हुआ था वो था एटॉमिक मास, ठीक है, ये मेंडलीफ के अकॉर्डिंग था एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट था, व्हेन मेंडलीफ स्टार्टेड हिज वर्क, जब मेंडलीफ टेबल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किए थे
तो 63 एलिमेंट्स वी आर नोन। उस समय आपका 63 एलिमेंट के बारे में पता था, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट देखिए, ही एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। ही एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास का रिलेशनशिप है ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो एक रिलेशनशिप दिखाए थे एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को काफी अच्छे से देखकर वो सेट किए थे टेबल को। उसके बाद देखिएगा, ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो क्या किए थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेलेक्ट किए थे एज दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग था ये कहानी। यहाँ पर जो आपका पॉइंट है ये मेंडलीफ के द्वारा बताया गया था कि वो सेलेक्ट किए थे हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद द मोस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे रिएक्टिव बोलने का मतलब जो है, हम लोग मेटल का चार्ट नहीं देखकर बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग होता है कि देख लिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, तो उस बेसिस पे नहीं कहा गया है, ये उस बेसिस पे कहा गया है कि वैसा एटम जो ऑलमोस्ट अदर एटम्स के साथ रिएक्शन करे, उसके बेसिस पे कहा गया है कि ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसको ये मत समझिएगा कि अभी जो हम लोग का मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज आता है या नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज आता है उसके बेसिस पे कहा गया, उसके बेसिस पे नहीं कहा गया। अगर उसके बेसिस पे होता तो पोटासियम मेटल में होता और फ्लोरीन नॉन मेटल में होता, ठीक है। तो ये उस बेसिस पे कहा गया है कि ये एटम ऐसा है जो दूसरे एटम्स के साथ इजी वे में रिएक्शन करता है, उसके आधार पे इसको कहा गया है वेरी रिएक्टिव। एंड फॉर्म कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट, और लगभग एलिमेंट्स के साथ ये कंपाउंड बना लेता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, ठीक है। मान लीजिए किसी भी एटम के साथ अगर हाइड्रोजन करता है रिएक्शन तो वहां पे हाइड्रोजन बन जाता है हाइड्राइड, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, तो ये जो आप देख रहे हैं हाइड्राइड यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो जाएगा हाइड्रोजन किसी भी एटम के साथ करेगा रिएक्शन तो वो हाइड्राइड के फॉर्म में बदलता है, और ऑक्सीजन किसी के साथ करता है रिएक्शन तो ऑक्सीजन को हम लोग वहां पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो आपका नेमिंग होगा वो हो जाता है ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्सीजन बन जाएगा ऑक्साइड। फॉर्म बाय एन एलिमेंट वेयर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग था कि अगर हाइड्रोजन किसी से करता है रिएक्शन या ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट से करता है रिएक्शन तो जो वहां पे रिएक्शन हुआ उसको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स को वो मानते हुए चले थे। उसके आधार पे वहां पे एक फॉर्मूला भी बनाए थे, जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट X है, कोई एलिमेंट आपका X है, वो हाइड्रोजन से करता है रिएक्शन, हाइड्रोजन में H2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है डिटेल में तो हम आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का एक आपका वीडियो बनाए हैं, उसको देखिएगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट्स में दे देता हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो नोबल गैस नहीं है, इसलिए वो सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्टेंस नहीं करता है एटमॉस्फेयर में, वो हमेशा हाइड्रोजन गैस के रूप में होता है। कहीं पर H2 लिखा हुआ है, कहीं पर आपका H2 लिखा हुआ है या O2 लिखा हुआ है या Cl2 लिखा हुआ है, तो ये क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन नहीं है। ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ये हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, ये हो जाएगा क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये गैस के फॉर्म में होता है जब भी आपका इस टाइप से लिखा होता है। तो जब भी किसी एटम के साथ हाइड्रोजन करता है रिएक्शन तो वो बना देता है X into H, XH हो जाएगा, XH2 बन सकता है, XH3 हो सकता है, XH4 बन सकता है, ठीक है। फिर यहां पर देखिएगा अगर ऑक्सीजन करता है रिएक्शन किसी भी एलिमेंट के साथ तो XO के रूप में होगा, X2O भी हो सकता है, XO2 भी हो सकता है और X2O3 भी हो सकता है। तो यहां पर आप देखिएगा तो ये कहा गया था मेंडलीफ के द्वारा कि वो इस टाइप से इस फॉर्म में भी रिएक्शन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड observed that most of their increasing atomic masses,
वो क्या चीज किए थे, एलिमेंट को मतलब एक टेबल में अरेंज किए थे, इस टाइप से अरेंज किए थे कि वो एटॉमिक मास के आधार पे बढ़ता हुआ जाएगा। और साथ में यहाँ पर एक चीज और ध्यान दिया गया जो कि अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो था उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। वो आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जो आपको बोले थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो यहां पर वो किए थे क्या चीज, एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा था उसके आधार पर वो आपका इसको अरेंज किए, और साथ में उस एटम का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखते हुए अरेंज कर रहे थे, ठीक है। यहां तक हो गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑन दिस बेसिस मेंडलीफ फॉर्मुलेटेड ऑन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस बेसिस के आधार पर आपका मेंडलीफ एक पीरियोडिक टेबल का क्रिएट किए विच स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो वहां पर एक आपका वो पीरियोडिक फंक्शन बोले थे, वो जब आपका एटॉमिक मास के आधार पर और फिर इस रिलेशनशिप के आधार पर जब वो टेबल बनाए थे तो वहां पे पीरियोडिक फंक्शन बोले थे कि वो क्या कर रहा है, एक एटम मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे बढ़ते हुए यहां तक गया, फिर से घूमकर यहां पे आ गया, इसके जस्ट नीचे सेम कॉलम में आ गया। तो ये बोल दिए कि एक पीरियोडिक फंक्शन है। और पीरियोडिक फंक्शन तो आपका न्यूलैंड भी बोले थे, लेकिन वो 8 ही का बोले थे, ये ऐसा कोई बात नहीं बोले थे, अदरवाइज इनका भी यहां पर लिमिटेशन हो जाता, ठीक है। तो ये कोई भी चीज ऐसा नहीं बोले कि ये कितना नंबर में जाएगा, ठीक है, ये कितना नंबर जाएगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। ये बोले जब इसको हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे हम इसको सेट कर रहे थे और साथ में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए चल रहे थे, तो वहां से वो क्या कर रहा था, एक पीरियोडिक फंक्शन कर रहा था। मतलब एक बार गया फिर घूमकर वहां पे आ गया, फिर गया आगे फिर घूम के उसके नीचे आ गया। तो वहां पर जो आपका सेम कॉलम में जितना भी एटम मिल रहा था तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट का सेम हो रहा था अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ, ठीक है। तो हम लोग आज अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग देख लेंगे अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ कि मेंडलीफ ने क्या क्या अचीवमेंट किया इस टेबल को बनाने के बाद, और साथ में मेंडलीफ का कुछ लिमिटेशन भी आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इतना सारा अच्छा पॉइंट्स मेंशन किए लेकिन उनका कुछ लिमिटेशन उस समय क्रिएट नहीं हुआ था, वो कुछ समय के बाद क्रिएट हुआ था, क्योंकि उसके बाद उसके अच्छे समय के बाद देखिएगा तो वहां पर कुछ बड़ा कहानी हो गया था, ट्विस्ट आया था, क्योंकि इनके समय तक एटॉमिक मास ही जो था फंडामेंटल था। और अभी आप लोग जान रहे हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कि उनका लिमिटेशन क्या था और उनका अचीवमेंट क्या था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के रूप में बताएं कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो वो भी बताइए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। अब यहाँ पर देखिएगा तो अब ये आपका जो एग्जामिनेशन गुरु है वो प्लेटफॉर्म आपको अब साइंस के साथ साथ मैथ का भी क्लास प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम लोग 10th क्लास का चल रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पूरे 7 से 10 तक का आपका कंप्लीट वीडियो मिलेगा और फुल डिटेल्स के साथ मिलेगा, कहीं पर कोई भी पॉइंट कट नहीं किया गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर मेन रूप से मेरा मोटो ये है कि जो मेरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन जो लोग बाहर है, रिमोट एरिया में हैं, वो चाहते हैं अच्छे से पढ़ाई करना, तो वो इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक भी पॉइंट हम कट नहीं करेंगे आपके क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप 10th के हैं तो 10th का पढ़िए, अगर आप 9th के हैं तो 9th का भी वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो आपको जरूरत है उसका पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।